Today's topic is enlightenment. ठीक है? What is the meaning of enlightenment, बेटा? Anyone? What is the Urdu meaning of this term enlightenment? Very good. It is called Roshan Khayal. This period is known as Roshan Khayali in Urdu, right? अब ज़रा काइंडली आप प्रीवियस लेक्चर्स को रीकैप करने की कोशिश करें तो उसमें हमने एक इरा या एक पीरियड एक्सप्लोर किया था रीनासांस के नाम से। रीबर्थ ऑफ द ग्रीक एंड रोमन लेगेसीज was known as the Renaissance. It basically started from Italy, right? तो अब रीनासांस ने खाली रीबर्थ ऑफ रोमन एंड ग्रीक लेगेसी ही नहीं की, बल्कि रीनासांस के दौर में इंसान ने अपने रीजन को यूज करना शुरू किया। अपने रीजन को बेसिकली इसको इस तरह देखें, Renaissance inspired a spirit of curiosity in the humankind. It developed a curiosity, a sense of curiosity. What is curiosity? Yes, tajassus, right? तो अब इस सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी की वजह से, यूरोप में, ठीक है, लोगों ने सोचना शुरू किया। अपनी डेली लाइफ से लेके जो भी चीज है उसको अपनी रेशनल फैकल्टी से जांचना परखना शुरू किया। ठीक है, तो अब रीनासांस की इस मुतारफ करदा क्यूरियोसिटी की वजह से यूरोप में साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक रेवोल्यूशन का इजरा हुआ। ठीक है, साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक रेवोल्यूशन का इजरा होता है यूरोप से। सो व्हाट इज साइंटिफिक रेवोल्यूशन? साइंसी इनकलाब। ठीक है, इसका भी इजरा यूरोप से हुआ ना। साइंसी इनकलाब या साइंटिफिक रेवोल्यूशन विद इन नो टाइम नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले रीनासांस में इंसान ने सोचना शुरू किया। अब सोचने से ही न्यू आइडियाज, इन्वेंशन, ठीक है, चीजें दिमाग में आती है ना। तो अब इंसान जो है, जब उसने सोचना शुरू किया, इस सोचने के मेथड को क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ रीजनिंग इज नोन एज साइंटिफिक मेथड। अब देखिए जरा, इधर आ जाएं आप लोग, इधर। यस, दीज आर द पॉइंटर्स ऑफ scientific revolution, particularly this one, the Copernicus. Copernicus was a Polish doctor as well as he was a scholar, right? तो इसने एक नया नजरिया दिया। उस नजरिए को कहते हैं हीलियोसेंट्रिक व्यू। अब जरा आप मिडल एजिस या मिडवेल टाइम्स को जरा आप इमेजिन करें तो लाइक जो हमारा अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, इसके हवाले से उसमें मिडल एजिस में जो पॉपुलर व्यू, ठीक है, क्या था कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। अर्थ इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। ठीक है, अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड एनी अदर हेवनली बॉडी। बाकी जो हेवनली बॉडीज हैं, इंक्लूडिंग योर प्लैनेट्स, योर स्टार्स, इवन योर सन, दे रिवॉल्व अराउंड व्हाट? अर्थ। दे ऑल आर सर्कलिंग अराउंड आवर मदर अर्थ। दिस वाज द बिलीफ ऑफ मिडल एजेस। ये सिर्फ मिडल एजेस तक ये बिलीफ नहीं थी बेटा। एरिस्टोटल was a great proponent of this perception that earth is at the center of this universe and other heavenly bodies revolve around the earth. अब एरिस्टोटल का भी यही मानना था। अब इस पर्सपेक्टिव को, जिसके मुताबिक आवर अर्थ इज एट द मिडल ऑफ दिस यूनिवर्स, इसको क्या कहते हैं? जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स।
This view is known as the geocentric view. Geocentric view. Geocentric view of the universe. कौन सा वाला? Earth at the center of the universe. ठीक है। अब इस जियोसेंट्रिक व्यू को सबसे पहले फाल्सिफाई करने वाला, ठीक है, चैलेंज करने वाले का नाम क्या है? कोपरनिकस, ए पोलिश फिलोसोफर, ठीक है, कोपरनिकस। अब कोपरनिकस क्या कहता है? कोपरनिकस ने ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है, स्टडीज की, तो उसको लगा कि अर्थ इज नॉट एट द मिडल ऑफ दिस यूनिवर्स, बल्कि सन इज एट द सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम, ठीक है। सन डज नॉट मूव, जबकि प्लैनेट स्टार्स इंक्लूडिंग आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। इस व्यू ऑफ द यूनिवर्स को क्या कहते हैं? हीलियोसेंट्रिक, व्यू ऑफ द यूनिवर्स, राइट। अब जरा एक और चीज सुने, जो एरिस्टोटल का नजरिया था रिगार्डिंग दिस जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स, वो इवेंचुअली क्रिश्चियनिटी ने भी अडॉप्ट किया था। किसने? होली रोमन चर्च ने भी, कि अर्थ इज एट द मिडल ऑफ द यूनिवर्स, अदर हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो सो कोपरनिकस ने डिस्कवर तो किया कि अर्थ इज नॉट एट द सेंटर, या अर्थ इज नॉट द एपी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इट इज द सन, इट इज द सन विच इज द एपी सेंटर, नॉट द अर्थ। अब ये डर गया, ही नेवर पब्लिश हिज वर्क, उसने अपना काम पब्लिश नहीं किया, ठीक है, अप टू हिज डेथ। इसने छुपा के रखा। जब इसकी डेथ होने लगी इन 16th सेंचुरी, व्हेन ही वाज एट द डेथ बेड, तो तब इसका काम पब्लिश हो गया, ठीक। अब इसके आइडियाज को फर्दर तकवीत बख्शी या फर्दर एक्सप्लोर किया, उसका नाम क्या है? गैलीलियो, अनदर इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो। अब गैलीलियो ने क्या किया? बेसिकली ही इन्वेंटेड हिज ओन टेलीस्कोप, उसने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया। गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप बनाया, उससे उसने चांद का मुशाहिदा किया, तो चांद में उसको मतलब कोई क्या कहें, प्लेन सरफेस नहीं दिखी, जिगजैग्स और ऑल दैट। अब चूंकि क्रिश्चियनिटी में ये एक पॉपुलर बिलीफ थी कि खुदा ने जो अदर हेवनली बॉडीज हैं उनको बिल्कुल परफेक्ट बनाया, हेवन जो है ना, हेवन वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप बनाया, चीजें एक्सप्लोर की, तो अब उसकी जो मुशाहिदात हैं वो डायरेक्टली दे वर इन क्लैश विद द क्रिश्चियन टीचिंग्स एंड बिलीफ्स, ठीक है। तो बहरहाल अब इसने चर्च की परमिशन से एक बुक तो लिखी, उसमें उसने अपने मुशाहिदात लिखे, लेकिन इवेंचुअली कंक्लूजन में उसने वही एरिस्टोटल वाला जियोसेंट्रिक व्यू ही एंड पे उसने वो पेश किया कि हो सकता है क्या है, अर्थ जो है द सेंटर है, ठीक है, मुझे कुछ गलत दिखा, वट एवर, इसने इस तरह उसको जस्टिफाई किया, राइट। उसके बाद है केपलर है, छोड़ दें इसको, न्यूटन पे आ जाएं। न्यूटन के बारे में आप क्या जानते हैं? द ग्रेट साइंटिस्ट हु डिस्कवर व्हाट? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया वर डिस्कवर्ड बाय द फेमस न्यूटन। यानी ये सोली उसने अपने रीजन को यूज किया और ये थ्योरी दी कि अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, और इनर्शिया, कोई भी बॉडी है दैट इज इन इनर्शिया, जब तक कोई क्या कहें एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्सर्ट न करें, ठीक है। अगर कोई बॉडी एट रेस्ट है तो वो एट रेस्ट पे रहेगी, एट मोमेंट है तो वो एट मोमेंट रहेगी, अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको इंटरप्ट या पुश नहीं करेगी, ठीक है।
मजीद रीजन की डोमिनेशन शुरू हो गई या रीजनिंग मजीद फाल हो गई यूरोप में। ठीक है, अब इसके बाद न्यूटन के बाद यानी हर कोई भी थ्योरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी सॉल्यूशन के लिए वो रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस या अदर मिथिकल एक्सप्लेनेशंस की तरफ नहीं जाता था, बल्कि वो यूज ऑफ रीजन करता था। इसलिए इनलाइटनमेंट को द एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? द एज ऑफ रीजन। तो बहरहाल अब चूंकि रीजनिंग पूरे यूरोप में फैल गई, रीजनिंग का कॉन्सेप्ट, तो अब इस हिसाब से जो सोशल क्रिटिक्स थे या जो सोशल फिलोसफर्स थे या जो सोशल साइंटिस्ट थे उस जमाने के यूरोप के, ठीक है, उन्होंने भी इस साइंटिफिक मेथड या रीजनिंग को सोशल इश्यूज के ऊपर, सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की। ठीक है, तो अभी इसमें हम ये एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे जो पहली चीज है, वेरियस व्यूज ऑन गवर्नमेंट ड्यूरिंग इनलाइटनमेंट पीरियड। इनलाइटनमेंट इरा में गवर्नमेंट के ऊपर मुख्तलिफ नजरियात थे। ठीक है, और उन मुख्तलिफ नजरियात के मुख्तलिफ फाउंडर्स थे, जिनको हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, सोशल क्रिटिक्स ऑफ द इनलाइटनमेंट इरा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिलोसफर whose name was Thomas Hobbes. He is still famous. Thomas Hobbes, we all know what is the significance of Thomas Hobbes in international relations. ठीक है, हम सबको पता है। He is one of the prominent and very famous political scientist as well as classical realist. ठीक है, अब he was from England basically. ठीक है, और जब ये इंग्लैंड में था उस वक्त इंग्लैंड में सिविल वार चल रही थी। ही विटनेस्ड द इंग्लिश सिविल वार विथ हिज ओन आइज। तो उस सिविल वार में इसने बहुत खूनरेजी, ब्लड शेड, वायलेंस एंड वो सारी चीजें देखी। तो इसने फिर अपनी बुक लिखी। इसकी बुक का नाम क्या है? लेवायथन। Leviathan is a biblical monster. It is a monster which has been mentioned in the Old Testament. Right? Yani he is a very strong and क्या कहें, बहुत खूंखार दरिंदा है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर इसका जिक्र है। एक सी क्रिएचर है ये। ठीक है, उसको लेवायथन कहते हैं। बट इन इंग्लिश में लेवायथन के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन एक मीनिंग इसकी क्या होती है लेवायथन की? कोई भारी भरकम चीज, समथिंग विच इज हैवी वेट, विच इज टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जिसको शिकस्त देना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए ये टर्म यूज होता है लेवायथन। राइट, अब इसकी बुक लेवायथन में चूंकि एज आई सेड ही विटनेस द हॉरर्स ऑफ द इंग्लिश सिविल वार, तो अब इसने अपनी बुक में ये नजरिया पेश किया कि बेसिकली ह्यूमन इज व्हाट? वायलेंट। ठीक है, एंड दिस वायलेंस इज इन आवर ब्लड। वायलेंस इज इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन इज बेसिकली वायलेंट और वायलेंट इसके ब्लड में, एंड इट इज आवर इनेट नेचर। वायलेंस इज द इनेट नेचर ऑफ द ह्यूमंस। पहली चीज तो ये कहता है अपनी बुक में रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ह्यूमंस, दैट ह्यूमंस आर वायलेंट, इट इज इन देयर ब्लड। दूसरी बात क्या करता है? चूंकि इंसान वायलेंट है, वन थिंग। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स,
विदाउट स्टेट के, रियासत के बगैर जो नेचुरल लाइफ है इंसान की वो नेस्टी है, ब्रूटिश है और शॉर्ट है। रियासत ना हो तो इंसान की जिंदगी नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट है। नेस्टी मीन्स गंदी, राइट। तो अब इसका जो मेन मकसद है थॉमस होब्स का, वो सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट बता रहा है कि वाई स्टेट और गवर्नमेंट इज कंपल्सरी। पहली चीज इसने क्या कही, कॉन्फ्लिक्ट इज इन द ब्लड ऑफ ह्यूमंस, इट इज वायलेंट, वन थिंग। विदाउट एनी स्टेट ह्यूमन लाइफ इज नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। मीन्स इसमें स्टेट की क्या कहें सिग्निफिकेंस बता रहा है। अगर स्टेट ना हो तो इंसान आपस में क्या कुछ कर सकता है। एज ही सेज इन वन चैप्टर दैट अगर रियासत ना हो तो देयर विल बी ए वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, या देयर विल बी ए वॉर ऑफ एवरी वन अगेंस्ट एवरी वन। इंसान एक दूसरे को काट खा जाएगा। इसलिए स्टेट का होना नागुज़ीर है, क्योंकि स्टेट टू पावरफुल होता है। वो इंसान के इस सेल्फिश वायलेंट बिहेवियर को कंट्रोल में रखता है। अगर ये न हो तो क्या हो, इंसान एक दूसरे से लड़ मार के खत्म हो जाए, राइट। अब क्या कहता है, चूंकि इंसान को ये खुद पता होता है कि वायलेंट, हम सारे इंसान वायलेंट हैं, सेल्फिश हैं, ट्रस्ट डेफिसिट है, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। इसकी मिसाल देता है या अपनी बुक में कि जैसे हम लेट सपोज अपने घर से बाहर जाते हैं तो हम सबसे पहले तो उस क्या कहें कपबोर्ड में ताला लगाते हैं जहाँ पे पैसे या जेवरात होते हैं, फिर उस रूम में भी लगाते हैं, फिर जब मकान से बाहर जाते हैं तो गेट के बाहर भी लगाते हैं। व्हाट दिस शोज, डिस्ट्रस्ट। गवर्नमेंट के होते हुए हम ये हरकतें करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट है बाहर, सूबे में मुल्क में गवर्नमेंट है, लेकिन जब हमें कहीं जाना हो तो हम 3 ताले लगाते हैं। डिस्ट्रस्ट, 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 राइट। डिस्ट्रस्ट की वजह से हम ये करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर क्या कहता है, चूंकि इंसान को पता है डिस्ट्रस्ट के इश्यूज हैं, तो इसलिए इंसान अपने कुछ बेसिक राइट्स सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें एक हायर अथॉरिटी या एक सोवन को मुंतखब करता है और अपने कुछ बेसिक राइट्स सेक्रीफाइस करता है, लाइक लिबर्टी, ठीक है, एंड अदर थिंग्स। उस हायर अथॉरिटी को स्टेट या लेवायथन, समझ गए, ए टू पावरफुल बॉडी टू मैनेज, टू प्रोटेक्ट एंड प्रोजेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमंस, सिटीजन्स, राइट। तो अब इसी से आप अंदाजा करें वाई थॉमस होब्स इज कॉल्ड क्लासिकल रियलिस्ट, राइट। सेकंड वन इज जॉन लॉक। John Locke is the most great influential thinkers of Enlightenment era. John Locke. And for your information, John Locke is one of the fathers of classical liberalism as well. John Locke is one of the fathers या founders of classical liberalism. अब जॉन लॉक भी इंग्लैंड से बिलोंग करता था। He was also an English philosopher, जॉन लॉक। अब इसके नजरियात थॉमस होब्स के नजरियात से काफी मुख्तलिफ हैं। His political views are totally different from the political views of Thomas Hobbes. अब इसमें जरा देखें तो थॉमस होब्स क्या कह रहा है कि एक लेवायथन, स्टेट को उसने तशबीह दी लेवायथन से, ए टू पावरफुल क्रिएचर से। तो अब टू पावरफुल को ना इंटरोगेट कर सकती है आवाम,
ना उससे कुछ पूछ सकती है, ना उसके ऊपर कोई लॉ इन्फोर्स हो सकता है लवायथन के ऊपर, ठीक है। वो इन चीजों से मुबर्रा होती है। अब थॉमस होब्स क्या कहता है? नहीं, वो कहता नहीं, किसी लवायथन की जरूरत नहीं, किसी लवायथन की जरूरत नहीं है। अब बेसिकली जॉन लॉक जो है ना, वो क्रिटिक है रॉबर्ट फिलिमर का। हु वाज रॉबर्ट फिलिमर? रॉबर्ट फिलिमर, रॉबर्ट फिलिमर वाज ए इंग्लिश रॉयल राइटर, रॉयल राइटर। उस जमाने में मोनार्की थी ना इंग्लैंड में, ही वाज ए रॉयल राइटर। अब इस रॉबर्ट फिलिमर का ये कहना था कि जो किंगशिप है, ठीक है, इट इज इसमें सिटीजन्स का, मासेस का कोई अमल दखल नहीं है। यानी किंग्स को या मोनार्क्स को गॉड चूज करता है, अवाम उन्नास का कोई अमल दखल नहीं होता है इसमें। दिस वॉज द बिलीफ ऑफ रॉबर्ट फिलिमर। अब उसका ये कहना था कि जैसे खुदा एक है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में वननेस ऑफ गॉड पे बिलीफ है, तो अब वो उसको रिलेट करता है किंगशिप को किससे? गॉड के साथ, कि जैसे खुदा एक है इसी तरह किंग भी एक होता है। यानी डेवोल्यूशन ऑफ पावर का ये बंदा कायल नहीं था, यानी एक एब्सोल्यूट पावरफुल अथॉरिटी के कंसेप्ट का कोयल था, जो कि मोनार्की या बादशाहत है। तो टेक्निकली रॉबर्ट फिलिमर जो है वो बादशाहत या मोनार्की का ग्रेट प्रोपोनेंट या सपोर्टर था। अब इसके जवाब में जॉन लॉक ने अपनी बुक लिखी, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें इन शॉर्ट जॉन लॉक क्या कहता है? इस बुक में जॉन लॉक का नजरिया है कि जो रियासत वजूद में आती है या जो गवर्नमेंट होती है रियासत की, इट इज बाउंड टू टेक द कंसेंट ऑफ द मासेस। लोगों का कंसेंट मस्ट है रूलिंग के लिए। अगर लोग किसी गवर्नमेंट को कंसेंट नहीं देते हैं तो वो कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ गया लिबरलिज्म का, कंसेंट, ठीक है। अब दूसरी बात ये क्या करता है, उसका दूसरा नजरिया जो है जॉन लॉक का, वो ये है, अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमंस आर बॉर्न इक्वल एंड व्हाट, दे आर फ्री, ठीक है। इक्वेलिटी की बात करता है और फ्रीडम की बात करता है। दे आर बॉर्न इक्वल एंड फ्री। उसके साथ फिर फर्दर एड करता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैव 3 बेसिक या नेचुरल राइट्स। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव 3 नेचुरल राइट्स। नंबर फर्स्ट लाइफ, नंबर सेकंड लिबर्टी, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक दीज 3 आर बेसिक नेचुरल राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। अब इसको रिलेट करता है इन बेसिक ह्यूमन राइट्स को गवर्नमेंट के साथ। वो कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर इन 3 बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है तो लोग आजाद हैं उस गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करें, ठीक है, रिवोल्ट करें। बेसिकली जॉन लॉक वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ रेवोल्यूशन, इसलिए ही वाज द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ इनलाइटनमेंट, क्योंकि इसकी टीचिंग्स ने बड़ा असर किया अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी और फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी, राइट। तो अब ये कहता है, अब इसका ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है बाउंड है टू गेट द कंसेंट ऑफ द मासेस और सिटीजन्स टू रूल। विदाउट द कंसेंट ऑफ मासेस दैट इज नॉट ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये इसके नजरियात हैं जॉन लॉक के। सो ही इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। अब उसके बाद जरा आ जाएं नेक्स्ट ग्रेट फिलोसोफर की तरफ हमारा, दैट इज वोल्टेयर। वोल्टेयर वॉज ए फ्रेंच फिलोसोफर
ही वॉज फ्रॉम फ्रांस। इनलाइटनमेंट इरा में जैसे बेटा रिनासांस में इटालियन थिंकर्स, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स डोमिनेंट थे ना, रिनासांस में जो थिंकर्स डोमिनेंट हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच। दिस इनलाइटनमेंट इरा के जो मेन थिंकर्स कंट्रीब्यूटर्स हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच है। जैसे रिनासांस के मेन कंट्रीब्यूटर्स इटालियन थे मोस्टली ना, इटालियंस एंड जर्मन्स, ठीक है। तो अब वोल्टेयर इज ए फ्रेंच फिलोसफर। ही वॉज बेसिकली ए सोशल क्रिटिक। ही वॉज द क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट, द क्लर्जी एंड द एलिट्स। वोल्टेयर वॉज द critic, a social critic, ठीक है। ही कंपाइल्ड मोर देन 70 बुक्स। इसकी ऐसे स्टिल मशहूर हैं। जब आप CSS के लिए तैयारी करते हैं, खासकर ऐसे पोर्शन में, तो आप वोल्टेयर की पॉलिटिकल ऐसे, सोशल ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब वोल्टेयर जो है एक चीज के लिए खासकर बहुत ज्यादा मशहूर है, दैट इज freedom of speech. He was the great proponent of the concept freedom of speech. आज हर कोई, हम में से हर कोई, हम कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के रूल उसको वायलेट किया है, राइट को, ठीक है। प्रेस वाले सारे कह रहे होते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है एंड ऑल दैट, ठीक है। सो वोल्टेयर वाज बेसिकली ए ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब इसकी एक कोटेशन स्टिल बड़ी फेमस है। क्या इसकी फेमस सेइंग क्या है? आई मे डिसएग्री अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, बट आई विल फाइट टू द डेथ ऑफ यूर सेइंग इट। यानी बेशक आप जो कह रहे हैं, आपका जो मुद्दा है, मैं उसके अगेंस्ट हूं, वो मुझे अप्रूव नहीं है, लेकिन मैं आपके हक, जो कहने का आपका हक है, उसके लिए अपनी मौत तक लड़ सकता हूं, ठीक है। आपके हक के लिए आपका कहने का हक है। बेशक मैं आपसे डिसअप्रूव भी करता हूं, लेकिन आपको अपनी राय, अपने उसका पर्सपेक्टिव का इजहार का हक है। दिस शोज व्हाट? फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट ग्रेट philosopher or political scientist, that is Montesquieu. He is also a French political scientist as well as lawyer. He was a French lawyer as well, Montesquieu. अब Montesquieu ने कौन से नजरियात पेश किए? What is Montesquieu famous for? जब भी आप सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ें या सुने तो आपको Montesquieu याद आना चाहिए। He is the pioneer of the concept सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब इनकी जो बुक है, मोंटेस्क्यू की बुक, वर्ल्ड फेमस बुक, उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉस। द स्पिरिट ऑफ द लॉस के अंदर मोंटेस्क्यू जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। जैसे एस वी ऑल नो, देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ एनी गवर्नमेंट। कौन कौन सी? लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। These 3 are the branches of government. These 3 are the main branches of any government, है ना। तो अब इनमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, डिवीजन ऑफ पावर। अब लेजिस्लेशन का काम क्या होता है? टू मेक लॉस। अब इसी तरह एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? टू इन्फोर्स दोस लॉस जो कि लेजिस्लेशन ने बनाए। और उसके बाद जुडिशरी का क्या काम होता है? टू एड एंड अमेंड दोस लॉस जिनको जुडिशरी ने बनाया, ठीक है। तो अब इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सेपरेशन ऑफ पावर की सिग्निफिकेंस के हवाले से मोंटेस्क्यू क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से कोई भी ग्रुप दूसरे या स्टेट के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो सकता। एक तरह की बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होती है रियासत के अंदर, ठीक है। सो ही इज द पायनियर ऑफ द कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर। Last but not the least, our next great philosopher of Enlightenment era is Jean-Jacques Rousseau, J.J. Rousseau or Jean-Jacques Rousseau. He is also a French philosopher.
रूसो वाज आल्सो ए फ्रेंच फिलोसफर। वो सेइंग सुनी है, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज इन चेन्स एवरीवेयर। मैन इज बॉर्न फ्री बट इज इन चेन्स एवरीवेयर। किसने कहा था? रूसो ने। चेन्स, चेन्स, जंजीरें। ठीक है। अब रूसो का नजरिया क्या है? जरा आप इन सबको देखें। थॉमस होब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमने देखा, जॉन लॉक के देखा। ठीक है। एंड बेसिकली वन मोर थिंग, इन तीन को, रूसो, जॉन लॉक एंड थॉमस होब्स, दे आर आल्सो कॉल्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरेटिशियंस इन सोशल साइंसेस और इंटरनेशनल रिलेशंस। इनका एक और नाम भी है इन तीन का, थॉमस होब्स, जॉन लॉक और रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरेटिशियंस भी कहते हैं। ठीक है। ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अब रूसो जो है थोड़ा डिफरेंट है। रूसो इज बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर इनलाइटमेंट थिंकर्स। कंपैरेटिवली ही इज डिफरेंट, हिज व्यूज आर डिफरेंट, हिज प्रोपोजिशंस आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इनलाइटनमेंट इरा फिलोसफर्स। ठीक है। कैसे? अब जो ये सारे फिलोसफर्स जो हैं एक्सेप्ट रूसो के, इनका मानना है कि प्रोग्रेस इन आर्ट्स एंड साइंसेस विल ब्रिंग व्हाट? डेवलपमेंट। ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट आएगी, फर्दर ह्यूमन जो है वो लर्न करेगा, चीजें सीखेगा। ठीक है। क्योंकि जॉन लॉक कहता है ना, जैसे थॉमस होब्स का तो नजरिया है कि क्या कहें, ह्यूमन नेचर, सेल्फिशनेस इसके ब्लड में। अब जॉन लॉक का ये कहना है कि नहीं, ह्यूमन का कोई गुड या इवल बिहेवियर नेचुरली नहीं होता, उसका जो भी बिहेवियर होता है उसके एक्सपीरियंस शेप देते हैं। दिस वाज द व्यू ऑफ जॉन लॉक रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन। अब रूसो क्या कहता है? रूसो इन सब से अलग क्यों है, मुमताज क्यों है बाकी इनलाइटनमेंट थिंकर से? जरा गौर से सुन। अब बाकी थिंकर्स का ये मानना है प्रोग्रेस इन आर्ट्स एंड साइंसेस ब्रिंग व्हाट? मोर डेवलपमेंट। अब रूसो कहता है नो। रूसो का ये मानना है कि सिविलाइजेशन और द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन हैज करप्टेड द गुडनेस ऑफ ह्यूमंस। Civilization has corrupted the goodness of humans. Civilization has made humans evil. जबकि इंसान नेचुरल हालत में, इन नेचर इंसान वाज गुड, उसकी जरूरियात कम थी। ठीक है। उसकी बेसिक नीड्स कम थी। ठीक है। अब सिविलाइजेशन या सिविलाइज सोसाइटी में जब इंसान ने कदम रखा तो वो ग्रीडी भी हो गया, सेल्फिश भी हो गया। ठीक है। सब कुछ हो गया। क्यों? अब जब सिविलाइजेशन में आया तो सिविलाइजेशन ने इंसान को कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट सिखाया। कंपैरिजन विद अदर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। कपड़े वाइज, बंगले वाइज, कार वाइज, गाड़ी वाइज। ठीक है। अदरवाइज इंसान की बेसिक नीड्स तो बहुत कम है कहता है रूसो। तीन बेसिक नीड्स हैं कहता है, फूड, वाटर, शेल्टर। इवन कपड़े भी नहीं, अकॉर्डिंग टू रूसो। दीज आर द बेसिक नेचुरल डिजायर्स ऑफ क्या कहें, बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन। बाकी ये जो एक्स्ट्रा जो चीजें हम कर रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? कंपैरिजन विद अदर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। और फर्दर आगे जाके रूसो कहता है कि सिविलाइजेशन हैज मेड ह्यूमैनिटी व्हाट? अनहैप्पी, इनसिक्योर एंड सेल्फिश। Civilization has made humanity insecure, unhappy and selfish. अब ये क्या कहता है? सजेशन इसकी ये है कि कोशिश करें, बैक टू द नेचर की बात करता है, दोबारा कुदरती जिंदगी की तरफ पलटना। वन। अब उसके अलावा ये जो इंसान है इनको कैटेगराइज करता है। He drew a clear-cut distinction between the civilized human and the natural human. Natural human को ये एक और टर्म भी देता है,
द नोबल सेवेज, नोबल सेवेज का टर्म यूज करता है नेचुरल मैन के लिए। अब इवेंचुअली ये क्या सजेस्ट करता है अपनी बुक में, इसकी बुक का नाम क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज द मास्टरपीस ऑफ रूसो। अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में गवर्नमेंट के हवाले से रूसो अपना नजरिया पेश करता है और कहता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, ये अननेचुरल है। आप अपने बिहाफ एक को भेजते हैं, वो आपके बिहाफ पे कानून साजी करता है, इट डज नॉट मेक सेंस। तो ये सजेस्ट करता है क्या, डायरेक्ट लेजिस्लेशन या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बड़ा प्रोपोनेंट है रूसो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि एज वी ऑल नो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। तो रूसो इज द ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी और जर्नल विल की बात करता है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जर्नल विल, सब पार्टिसिपेट करेंगे, सब अपनी आरा देंगे और मेजॉरिटी बेस पे कवानीन बनेंगे, मेजॉरिटी कंसेंट बेस पे कवानीन बनेंगे। आप अपना नुमाइंदा नहीं भेजेंगे असेंबली, आपको डायरेक्टली लेजिस्लेशन मेकिंग में हिस्सा लेंगे, ठीक है। ये नजरिया पेश करता है, इस नजरिए को जर्नल विल कहता है। ये रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसलिए इन तीन को हम क्या कहते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिटिशियंस। वन मोर थिंग, रूसो को डेमोक्रेटिक रियलिस्ट भी कहते हैं। ही वॉज ए डेमोक्रेटिक रियलिस्ट, ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर है।